दैट इज डिवाइस की बात कर रहे हैं। इस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल वर्ड से ये नाम बना हुआ है, पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियल नापने वाला एक डिवाइस, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तुम बोलो सर क्या जरूरत है पोटेंशियल नापने के लिए? हमारे पास ऑलरेडी एक वोल्ट मीटर नाम का डिवाइस होता है, वो नापता है। तो बोलूँगा यार उससे थोड़ा बेटर है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू मेजर, it is a device which is used to measure potential difference, पीडी शॉर्ट में लिखा है, with greater accuracy। कैसा डिवाइस होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होती है, अभी बताता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन और समझ लेते हैं कंसेप्ट। इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक टर्म हम समझ लेते हैं, हमारे काम आएगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब, एक सेकेंड रुकना, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे आपने थोड़ा सा इसके बारे में सुना हुआ है डीवी के बाद नाम से। इसको हम फॉल ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार है, एक वायर है, इसकी लेंथ है मान लो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बैटरी का प्लस मान लो कनेक्टेड है और इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, और यहाँ पर बैटरी का माइनस कनेक्टेड है, पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो इस तार में ए से बी तक जाते जाते पोटेंशियल 100 वोल्ट गिर जाता है। पोटेंशियल का चेंज डेल्टा वी कितना है? 100 वोल्ट का है। कितनी लेंथ पर ये चेंज आता है? 100 सेंटीमीटर की लेंथ पर ही वो चेंज आता है। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? 100/100। इसका मतलब क्या है? 1 वोल्ट/सेंटीमीटर। तो मैं ये बोलूँगा हर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पर पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल का फॉल 1 वोल्ट है। मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर जाओगे, पोटेंशियल 99 वोल्ट मिल जाएगा, 1 वोल्ट गिर जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा और, मान लो इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर गए, 10 सेंटीमीटर, तो हर 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल का फॉल 1 वोल्ट है। 10 सेंटीमीटर दूर गए तो 10 वोल्ट गिर जाएगा, पोटेंशियल 90 वोल्ट मिलेगा। बिल्कुल बीचों बीच इस वायर के आ गए। मान लो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो बिल्कुल बीचों बीच का ही पॉइंट है, यहाँ पर आ गए, मतलब 50 सेंटीमीटर दूर आ गए। हर 1 वोल्ट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट गिरता है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? 50 वोल्ट। ये गिरता क्यों है? क्योंकि इस तार में कुछ करंट फ्लो कर रहा है और इस तार का कुछ रेजिस्टेंस है, तो आई इंटू आर वी होता है, और वो कुछ पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ में कितना गिर रहा है, उसका कितना फॉल है, कितना चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है पोटेंशियोमीटर में समझने के लिए। हमें पोटेंशियल का गिरना, पोटेंशियल का फॉल, वो समझ में आना चाहिए। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट? व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, इट इज द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल का गिरना पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ये टर्म हमें बार बार यूज करनी है, बार बार हमारे काम आएगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
टोटल पोटेंशियल का जो है, अब जो मैंने बताया पोटेंशियल आपने डिफरेंस लगाया है v, टोटल लेंथ l, तो दोनों को मिलाकर हमने एक टर्म बना दी। रोहो भी लिख सकते हैं, कई जगह पर k भी लिखा मिलेगा। इस टर्म को हम नाम दे रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जैसा अभी मैंने दिखाया कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल लेंथ है, तो v क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, और l क्या है, जो आपने लेंथ ऑफ वायर ली है पोटेंशियोमीटर की, लेंथ ऑफ वायर ऑफ। ओके, नोट करते जाइए। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या मतलब भाई, हम इससे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहुत थोड़ा सा पोटेंशियल का डिफरेंस हो ना, जरा सा भी पोटेंशियल में चेंज हो ये मेजर कर ले। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अगर ये तार के दो पॉइंट हैं और बहुत क्लोजर भी दो पॉइंट हैं, और इनमें भी अगर मान लो पोटेंशियल सिर्फ 0.1 वोल्ट का डिफरेंस है, मतलब पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 3 वोल्ट, और इसके जस्ट थोड़ा सा दूर पॉइंट का 2.9 वोल्ट है, पॉइंट भी बहुत दूर, 1 mm की दूरी पर है मान लो, मतलब अगर ये इतना भी 0.1 वोल्ट का, 0.1 वोल्ट छोड़ो, अगर ये 0.0 वोल्ट तक का भी पोटेंशियल नाप लेता है तो मैं बोलूंगा यार बड़ा अच्छा डिवाइस है। इसकी सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा है। जैसे तुम हर मशीन पर वेट थोड़ी नाप सकते हो भाई, बाजार में सब्जी वाली मशीन होती है मान लो, जिसमें सब्जी तोल देता है, उस पर एक कागज का टुकड़ा रख दो, क्या वो वजन नाप के दे देगी तुम्हें? कुछ नीचे ऊपर होगी, नहीं, वो तो इतनी सेंसिटिव नहीं है। ठीक है ना, वो तो इतनी सेंसिटिव नहीं है। तो ऐसा बात तो नहीं कि कागज का वेट नहीं है। तो ऐसा पोटेंशियोमीटर जो छोटे से छोटा पोटेंशियल का डिफरेंस भी नाप ले, उसको हम बोलते हैं हाईली सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेंसिटिविटी क्या है? इट इज द कैपेबिलिटी, कोई चीज सेंसिटिव है मतलब वो छोटी छोटी जगह नाप रही है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप ले। अच्छा, वो हम बोलेंगे सेंसिटिविटी है। अब सुनो, दोनों बातें एक बार ध्यान से सुनेंगे जरा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? सुनिए, मैं दो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ इस बात को। देखिए, फिर दोबारा से वो एग्जांपल पकड़ते हैं। ये एक वायर है, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है मान लो, और यहाँ पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और यहाँ पोटेंशियल है 0 वोल्ट। ये एक सिचुएशन है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, रोहो या के, जो तुम्हें कहना है कह लो, वो क्या है? वो है इस एंड से लेकर इस एंड तक पोटेंशियल का डिफरेंस 6 वोल्ट अपॉन 30। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1/2 और 1/5 सॉरी, और 1/5 का मतलब हो गया 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आप कहोगे सर ये पोटेंशियल मीटर ना, पोटेंशियोमीटर हर एक सेंटीमीटर पे 0.2 वोल्ट नाप लेता है, मतलब अगर 0.2 वोल्ट का भी डिफरेंस होगा ना, हर एक सेंटीमीटर पे आराम से नाप देगा। मतलब अगर ये दो पॉइंट है और इनके बीच का दूरी सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों बीच का पोटेंशियल 0.2 वोल्ट होगा,
हर एक सेंटीमीटर पे इतनी एक्यूरेसी से नाप देता है। ठीक है, ओके। अभी इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसी वायर की लेंथ को थोड़ा बढ़ाते हैं। हम कहते हैं यार एक काम करते हैं, ये वायर को ना ऐसे नहीं लगाते, ये थोड़ा घुमा लेते हैं और ये घुमा लेते हैं। अब यहाँ जोड़ते हैं, ये भी 30 सेंटीमीटर थी। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, ये ज़्यादा मुड़ी नहीं है, सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए। ये भी 30, ये भी 30 सेंटीमीटर, और ये 0 वोल्ट। डायग्राम में मैं तुम्हें ऐसे ही बना के दिखाऊंगा, बड़ी लंबी सी तार। अब इस डिवाइस का, यानी कि इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो आप बोलोगे सर वो तो रोहो या के, जो भी आपको नाम देना दे दो, फॉल ऑफ पोटेंशियल अब क्या है, 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल गिरा है। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाएंगे, 6 वोल्ट का पोटेंशियल बता रहा है, लेकिन लेंथ है 90 सेंटीमीटर। अब आपने नापी तो ये आई 1/15। 1/15 को पॉइंट में निकालने कितना आता है? 0.006। ओए होए, आप बोलोगे सर अब तो ये वाला पोटेंशियोमीटर तो 0.06 वोल्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर 0.06 वोल्ट, इतना छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। 0.2 वोल्ट छोड़ो, मतलब आप थोड़ा सा आगे अगर 0.06 वोल्ट तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, नाप के देता है। मतलब अगर आपके पास एक सेल है और उसके दोनों पॉइंट्स के बीच में 0.06 वोल्ट सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में वो आपको नाप के दे देगा। मतलब इसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई। ठीक है ना? तो कैसे बढ़ गई? ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है, लिख लो, स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मोर इट्स सेंसिटिविटी। मतलब आपको एक ऐसा पोटेंशियोमीटर चाहिए जो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप सके। ठीक है ना? एक एक पोटेंशियोमीटर है जो 1 सेंटीमीटर दूर पर 0.2 वोल्ट का डिफरेंस नाप सकता है, और एक है जो 1 सेंटीमीटर 0.06 वोल्ट तक भी नाप सकता है। तो ठीक है, आपके लिए वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप दिया उसने। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा और समझते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। जल्दी ये नोट करेंगे, मैं तो शॉर्ट में लिखवाऊंगा, आप पूरा नोट करेंगे। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका क्या सिद्धांत है काम करने का? तो इसका आंसर है, इसका ये सिद्धांत है कि इसमें जो हम तार लगाते हैं उसमें V लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी, अगर आपकी लेंथ अभी जैसे मैंने दिखाया 10 सेंटीमीटर है, तो पोटेंशियल का फॉल अलग होगा। 20 कर लोगे तो पोटेंशियल का फॉल और ज़्यादा होगा। 30 सेंटीमीटर पे जाओगे तो पोटेंशियल का फॉल और ज़्यादा होगा। लिखिए प्रिंसिपल। यस, आता ही है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही समझ जाएगा तो फिर हमें क्या समझ में आएगा, है ना? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर, it works on the principle that potential difference across any point of uniform current carrying conductor is directly proportional to the length between the 2 points. Is directly, दोबारा से बोल रहा हूँ, it works on the principle that potential difference across any point of uniform current carrying conductor is directly proportional to the length between the 2 points, that is V is directly proportional to L. देखो बात समझो, मैं यही तो समझा रहा हूँ बार बार। तार के ऊपर कोई दो पॉइंट पकड़ लिए, ठीक है, मान लो उनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 5 वोल्ट का। तो अगर तुमने लेंथ 10 की जगह 20 सेंटीमीटर कर दी तो पोटेंशियल का भी फॉल ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर से समझ लो मैं जो बात कह रहा हूँ। प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंशियल का फॉल कांस्टेंट होता है। फिर से वही एग्जांपल समझ लो, ये 6 वोल्ट है, ये 30, ये 0 वोल्ट है, बी पॉइंट पर ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अगर आप इस तार के ऊपर दो पॉइंट पकड़ते हैं,
जिसके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया था 6/30, दैट इज 0.2 वोल्ट हर एक सेंटीमीटर पर फॉल कर जाता है। तो 10 सेंटीमीटर पे जाओगे तो 2 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। लेकिन यही पॉइंट अगर आप 10 की जगह 20 सेंटीमीटर पे पकड़ लोगे, सी डैश पॉइंट अगर 20 सेंटीमीटर में, तो भाई पोटेंशियल का डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा, 2 की जगह 4 वोल्ट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 4 वोल्ट। अगर तुम 20 की जगह और आगे चले गए, 25 पे चले गए, 22 पे, तो और बढ़ जाएगा। मतलब जितनी लेंथ ज्यादा पकड़ोगे उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा। यही हम समझाना चाह रहे हैं। नोट करो, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। नेक्स्ट थिंग है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के क्या यूज है, हम इससे क्या फायदा उठा सकते हैं? इसके हमें दो चीज समझनी है। एक, फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, हम दो सेल्स लाएं, हमें उनको कंपेयर करना है किसका ईएमएफ ज़्यादा है, हम पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स हैं हमारे पास, आपको कंपेयर करना है कौन सा सेल ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप पोटेंशियोमीटर से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। और दूसरा, आप इसका यूज कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सेकंड यूज है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नोट कीजिए। ओके, अब केस पोटेंशियोमीटर के क्या यूज करते हैं? है वन, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो अलग अलग सेल्स हैं, अगर हमें उसके ईएमएफ को करना होगा, किस ईएमएफ ज़्यादा है कि कम है, वी कैन यूज द पोटेंशियोमीटर सेल्स। और सेकंड इसका काम है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, फाइंड आउट करना। दीज आर द टू यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलिए इनकी डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक सर्किट पोटेंशियोमीटर हमें बड़ा सा दिखाना है, तो हम 5 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको घुमा के बनाएंगे। ठीक है, उससे कनेक्शंस दिखाते हैं। यहाँ बनाते हैं। ये पोटेंशियोमीटर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस नीचे लेते हैं। ये एक ब्रास का कंडक्टर है, यहाँ से पोटेंशियोमीटर की वायर शुरू हुई और ये दूसरे जाके ब्रास पे लगी। ये 1 मीटर लंबी वायर है। हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए हम लेंथ रख बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी वायर हमने, मतलब इसी को वायर को हमने ये ऐसे कंटिन्यू करा, 1 मीटर इधर। ठीक है, फिर उधर से कंटिन्यू कर, ये 2 मीटर ये हो गई वायर। जितनी बड़ी ज़्यादा वायर होती है, तो आपको हमने बताया था कि रोहो, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू के अपॉन एल होता है। एल बड़ा रखेंगे तो ग्रेडियंट की वैल्यू छोटी आएगी, ये मतलब सेंसिटिव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमने एक और ब्रास कंडक्टर लगाया हुआ है, ऐसे ही स्ट्रिप। और ये 2 मीटर के बाद यहाँ 3 मीटर लेंथ कर दी है। फिर इधर से एक स्ट्रिप और ली है, ये लगाया हुआ है, यहाँ से एक स्ट्रिप और इस तरह से हमने ये 5 मीटर लंबा, बजाय ऐसे दिखाने के घुमा घुमा के दिखा दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा हमारा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का ये वाला एंड, ये वाला एंड एक मेन सोर्स बैटरी से, ये ड्राइविंग सेल्स की वोल्टेज पावर ईएमएफ ज़्यादा है, उससे कनेक्ट है। ठीक है, एक रियोस्टेट हमने वेरिएबल लगा दी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। और इसका दूसरा एंड, ये पोटेंशियोमीटर, ये पूरा पोटेंशियोमीटर एक वुडन बोर्ड पर होता है। तो वुडन बोर्ड में आपको ये दिखा, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक वुडन बोर्ड पर रहता है।
पोटेंशियोमीटर वायर में घूम। ये क्या है? ये आपके ब्रास के कंडक्टर्स हैं। पोटेंशियोमीटर की वायर 5 मीटर हमने लॉन्ग वायर लिया, ठीक है, ब्रास कंडक्टर। अब हमें 2 सेल लगाने। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देते हैं और अब 2 सेल्स लगाते हैं। सेल्स हमने एक तरफ, ठीक है। पेज का थोड़ा गड़बड़ है तो मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा वायर छोटी छोटी ले लेता हूँ, ठीक है, 3 मीटर ले लेते हैं, मतलब ये कनेक्शन नहीं कर सकते। एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ले लेते हैं। यहाँ से आए, हमने यहाँ एक सेल लगाया है ये पे E1, और एक दूसरा दूसरा सेल लगाया है, इसका EMF है E2। ओके, इस सेल के यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया, कनेक्शन दिया है, और ऐसे ही यहाँ पर भी है। और यहाँ पर हमने सपोज एक टू वे की दिखाई है। टू वे की को मैं आपको ऐसे, मतलब ये की ऊपर भी ओपन हो सकती है, नीचे भी ओपन हो सकती है। और 2 सेल एक पेयर करना। वो तो मेन हमारा बैटरी का सोर्स है ना, ड्राइविंग सेल है। वो पोटेंशियोमीटर को चलाएगा, वो पोटेंशियोमीटर में करंट भेजेगा, ये सेल के थ्रू करंट है, ठीक है। और यहाँ यहाँ पर हमारी ये एक की है टू वे, ठीक है, और बीच में यहाँ पर के ऊपर ये टू वे की, मतलब अगर हम इसको दबाएंगे हो जाएगी। और ये की से हमारा कनेक्ट होता हुआ एक एक गैल्वेनोमीटर है जी, और इसके एंड पर एक स्टॉप, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। केस 1 में हम क्या करेंगे, K11 और K2 तब K1 को उनको मतलब यहाँ पर ये सर्किट कनेक्ट कर दिया। अब E1 पहला सेल अपना रोल प्ले करेगा। पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर यहाँ से पोटेंशियल का ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, धीरे धीरे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और हम इस जॉकी इस की को जगह जगह वायर पे, और हम जगह जगह टच ऐसी एक जगह पर हमें गैल्वेनोमीटर की नीडल खड़ी मिल जाए, वर्टिकल मिल जाए, यानी कि करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ यहाँ से पोटेंशियल इतना आ गया जितना इस सेल का पोटेंशियल था, ईएमएफ था। इसको बोलते हैं नल पॉइंट, जो मैं समझा रहा था। एक तरह से ये जो वायर पे पोटेंशियल गिर रहा है, ये पोटेंशियल जितना ये सेल का ईएमएफ है, दोनों बैलेंस हो गए। और इस केस में हम ये लिखेंगे कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, यही मैंने समझाया ना पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली बात से। रोहो क्या होता है? V अपॉन में L। तो V पोटेंशियल हो गया रोहो इंटू L1, और V है पोटेंशियल या सेल का ये, मतलब पहले सेल को रोहो L1, रोहो L1 क्या है, पोटेंशियल, इसने बैलेंस कर दिया। लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, जो रेड पोर्शन दिख रहा है। बात समझ समझ में आ रही है? अभी इस टाइम पर आपका नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है, मतलब ई फर्स्ट सेल और पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे ड्रॉप होते हुए इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक।
ऑडियो आ रहा है? अभी आ रहा है? अभी ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है ध्रुव? ठीक है, चलिए। अब हम केस टू में क्या करने वाले हैं? अब हम केस टू में की K2 को कट कर देंगे और K1 को ओपन छोड़ेंगे। जो टू वे की हमने लगाई है, अब ये कट हो जाएगी। K1 को तो आपने ओपन कर दिया, इससे कोई कोई दिक्कत नहीं करेगा। और K2 को आपने अब इंसर्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अब E2 सेल अपनी ताकत लगाएगा पोटेंशियोमीटर बैलेंस करने के लिए। तो अब हमने देखा नल पॉइंट हमें यहाँ नहीं मिला, किसी और लाइन पे मिलेगा, क्योंकि इसका EMF अलग है। हो सकता है आगे, हो सकता है पीछे में, कहीं भी मान लो। हो सकता है आपको यहाँ मिल जाए नल पॉइंट। इस सेल का पावर ही थोड़ा छोटा सा पोटेंशियल गिरा और उसने उसको बैलेंस कर दिया। सेल का EMF बहुत कम है, इधर तो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना? तो इस केस में अब आप बोलोगे EMF ऑफ सेकंड सेल इज इक्वल टू, सॉरी रो लिया था, रो इक्वल टू पहले सेल ने सिर्फ बैलेंस करा, मतलब ए से लेकर क्यू तक का वोल्टेज का पोटेंशियल का ड्रॉप उतना ही है जितना सेल का EMF है। क्लियर? क्लियर? जैसे जैसे दो सेल की थ्योरी बताई ना, दो सेल दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ भी यही हो रहा है। एक पोटेंशियोमीटर का सेल है और वो स्ट्रॉन्ग सेल है, तो अच्छा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। E2 क्या मिल जाएगा? रोहो इंटू L1 अपॉन रोहो इंटू L2। रोहो से रोहो कैंसिल, क्या मिला? L1 अपॉन। तो जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, L1 और L2 आप कितनी लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, और रेशो से आपको इनका रेशो भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी एक सेल का EMF पता है तो आप दूसरे का भी निकाल सकते हो, नहीं तो इनका रेशो तो हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना सिंपल सा है, बस लॉजिक समझने का थोड़ा। चलिए, सेकंड यूज है पोटेंशियोमीटर का, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ। क्या चेंज करने हैं सर्किट में? एक सेल तो है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेल इसको कीजिए, ये इसका हमें रेजिस्टेंस पता है, क्योंकि एक ही सेल है। और दूसरा हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। RB हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो रेजिस्टेंस चाहिए आप इसकी की को निकालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो मतलब इसमें सेट कर सकते हैं आपको वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके कनेक्शंस आपको दिखाने हैं, ये इस तरह से। यहाँ पर आप एक की लगाएंगे और की के बाद ये ऐसा कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, और वही एक यहाँ पर एक आपका उसके ये आपको इसमें ठीक है, ये आपकी की है यहाँ पर, ये की। मतलब अगर ये की देखो, सर्किट को समझो, अगर ये की मैंने ऑन नहीं करी तो अपने आप ई सेल में करंट पास हो रहा है। अगर मैंने की ऑन कर दी तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी अपना रोल प्ले करेगा, मतलब करंट यहाँ भी घूमेगा। अभी दिखाता हूँ, चलिए केस वन पे आ जाइए। केस वन में हम की को इंसर्ट नहीं करेंगे, ओपन रहने देंगे, मतलब डिस्कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन, अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? हम जॉकी को घुमाएंगे। अभी सिर्फ ये सेल अपना रोल प्ले कर रहा है, और जॉकी को घुमाया, मान लो कहीं हमें नंबर मिल गया इस पॉइंट पर, तो इस सिचुएशन बोलेंगे कि सेल का EMF किसके इक्वल है? रो L1 के इक्वल। ठीक है, बिल्कुल, ये केस वन आ गया। केस टू में क्या करेंगे? अब की बार हम केस टू में हम इस की को इंसर्ट कर देंगे।
केस 2 में की इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होते ही क्या कर बनेगा जरा देखें, की यहाँ पर इंसर्ट हो गई, ये की चालू हो गई, ये इंसर्ट कर दिया हमने। इंसर्ट होते ही करंट यहाँ भी घूमने लगेगा, ये करंट को रास्ता मिल गया, मतलब ये भी कुछ पोटेंशियल आएगा। तो जब जब की इंसर्ट हो जाएगी तो इसमें करंट सर्किट में चलेगा और उस केस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ईएमएफ नहीं मिलता। और पोटेंशियल डिफरेंस जब की इंसर्ट होगी वो उस केस में सिंबल वी बन जाएगा, ई नहीं बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल आपको इसमें सर्किट में करंट दौड़ रहा है। और कहीं पर आप जॉकेट टच करेंगे तो आपको कहीं नल पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए यहाँ मिल रहा है, रो इंटू एल टू। समझ रहे हैं, मतलब आपका पहले अकेला ये सेल था ईएमएफ, अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाले में करंट जा रहा है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसका भी कुछ इसका मतलब इसका सर्किट में करंट जाएगा, यहाँ भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आपको वी मिलेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। पहली इक्वेशन है आपके पास E इज इक्वल टू रोहो L1, दूसरी इक्वेशन है V इज इक्वल टू रोहो L2। दोनों इक्वेशन को आप रोहो से रोहो कैंसिल, क्या रिजल्ट आया, ई अपॉन में वी इज इक्वल टू L1/L2। जब आपने की को इंसर्ट नहीं किया था उस टाइम सेल का ईएमएफ मिलेगा, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन कंप्लीट सर्किट। और जब जब आपने की को इंसर्ट किया तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक बात। दूसरी बात सुनिए, आपको तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, तो अगर आपको याद हो, आपने एक रिलेशन पहले भी किया हुआ है, जब मैंने आपको डिराइवेशन करता तो आपने रिलेशन किया, स्मॉल ऑल आर के डालने वाले वाला, वो था ई अपॉन ये रिलेशन आपके पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ई अपॉन वी की वैल्यू L1/L2 है, तो इस रिलेशन में डाल दीजिए, तो R इज इक्वल टू ई अपॉन वी बन जाएगा आपका L1/L2 -1 इंटू आर। अब आपको ये आर रेजिस्टेंस बॉक्स आपने सेट करा, पता है आपको L1 पहली वाली लेंथ है जो आपको मिली थी वो आपने रीड कर ली, पता है, ये सारी वैल्यूज डालकर आप रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पता कर सकते हैं, ये इसका एक तरीका है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहाँ है 5 ओम का, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5। आदित्य आपको भी आ रही है? आदित्य स्क्रीन स्क्रीन शो हो रहा है आपको? ठीक है, तो ये एक बुक में देख लो, हम डायग्राम बुक से कर रहे हैं। ये इस तरह का रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है, और यहाँ पर भी एक रजिस्टर है 10 ओम का। ओके, और यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। आपसे कह रहे हैं कि हर ब्रांच में जो जो करंट जा रहा है वो सब निकालिए आप। नेमिंग के लिए, मैं आपकी नेमिंग के लिए ये ए बी सी और डी। ठीक है, अभी हमें सीरीज पैरेलल बड़ा मुश्किल लगेगा समझने में, बीच में 5 ओम भी आ गया, कैसे करें, बड़ा मुश्किल समझ में आ रहा है। क्या करें, तो हम किरचॉफ का लॉ लगाते हैं। किरचॉफ के दो रूल हैं ध्रुव। एक रूल तो यह है कि जब भी कोई जंक्शन होगा तो उसमें जो इनगोइंग करंट होगा उसका टोटल हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। मान लो इसमें इनगोइंग करंट है ये वाला 3 एम्पियर, और इधर से भी इनकमिंग करंट है 4 एम्पियर, 7 एम्पियर। तो ये जो टोटल आउट गोइंग करंट होगा ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, 5, और ये भी 2 एम्पियर होगा। मतलब जितना करंट किसी जंक्शन में अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। सम ऑफ इनगोइंग सम ऑफ आउटगोइंग बराबर होगा। ठीक है, एक लॉ है, इसको बोलते हैं हम जंक्शन लॉ। और दूसरा एक रूल ये है जो भी मैं सिखा दूंगा इसमें, कि समेशन ऑफ आई इंटू आर, किसी भी लूप में जब चलोगे तो वो समेशन ऑफ वोल्टेज के या ईएमएफ के इक्वल होगा। आई इंटू आर इन समेशन ऑफ वी के इक्वल होगा, दैट इज जंक्शन रूल। चलो पहले करंट का डिवीजन करते हैं, तो मैं यहाँ से समझाना शुरू करूँगा। मान लो इस बैटरी से कुछ करंट चल रहा है, और उस करंट को हमने टोटल करंट को माना आई। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हो। हमने मान लिया कि यहाँ से करंट चला आई। देखिए आई करंट यहाँ पहुँचा, यहाँ पर एक जंक्शन आया ए,
इस जंक्शन से करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो मान लो, चलो एक काम करते हैं, एक्स वाई लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ से चल रहा है एक्स करंट, ठीक है ना, और यहाँ से ऊपर में, यहाँ पर मान लो इस ब्रांच पे चला गया तुम्हारा वाई करंट। एक्स में से कुछ पार्ट यहाँ चला गया इस ब्रांच में, कितना, वाई। बाकी का बचा हुआ यहाँ पर इधर चला गया, कितना गया इधर बचा हुआ, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इधर चला गया, ठीक है। यहाँ पर फिर एक जंक्शन आया बी पर। बी पर जंक्शन आया तो कुछ करंट हम मान लेते हैं जंक्शन से यहाँ डिवाइड हो गया, कुछ करंट चला गया यहाँ पर। मान लो वो करंट गया आपका जेड, और बाकी का बचा हुआ इस ब्रांच पे चला गया, बचा हुआ कितना है, वाई माइनस जेड। इस जंक्शन पर दोनों इनकमिंग करंट है, एक्स माइनस वाई एक करंट है और जेड एक करंट है जो ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पर इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो दोनों एडअप हो जाएंगे, क्योंकि इनकमिंग करंट और बराबर होता है, यानी कि वो करंट हो जाएगा एक्स प्लस माइनस वाई प्लस जेड। सी पॉइंट पर ऊपर से आ रहा है वाई माइनस जेड और नीचे से जा रहा है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, दोनों को ऐड कर दो, वाई माइनस जेड। तो अब आप देखेंगे ये कैंसिल है कैंसिल, टोटल एक्स करंट यहाँ से बाहर आ गया, जितना चला था उतना बाहर आ गया। बोलिए अगर ये समझ में आ रहा है तो। करंट का डिवीजन आसान है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से करा है, ठीक है। दोबारा से इस पॉइंट पर पहुंचे, वाई करंट चला गया ऊपर, बचा हुआ चला गया एक दूसरी ब्रांच में, एडी ब्रांच में। बी जंक्शन पर पहुंचकर हमने कहा कि जेड करंट इस ब्रांच पे चला गया बीडी में, और बचा हुआ वाई माइनस जेड इस ब्रांच पे चला गया बीसी में। ऊपर से आया जेड, ठीक है, यहाँ से आ रहा है एक्स माइनस वाई, दोनों मिलकर एडअप होकर वापस, ये वाई माइनस जेड था, वापस ऐड होकर एक्स बन गया। ये करंट का डिवीजन समझ में आ गया। नीचे से यहाँ से कितना आ रहा है, इस ब्रांच में कितना चल रहा है, जेड। इस ब्रांच में कितना आ रहा है, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर ये दोनों इनकमिंग है, तो यहाँ से बाहर कितना जाएगा, एक्स माइनस वाई एडी ब्रांच से आया, डी जब पॉइंट पर पहुंचा, और ऊपर वाली बीडी ब्रांच से जेड आया, ये पहुंचा। मतलब इस ब्रांच में नीचे से जो करंट आ रहा है वही आ रहा है, ऊपर से आ रहा है वाई माइनस जेड, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड हुए तो ये कैंसिल होकर एक्स बचा। ठीक है ध्रुव, समझ में आया कुछ बात, करंट का डिवीजन। एक बार और समझा दूं, चलो एक बार और, एक बार और समझते हैं, कोई नहीं, डायग्राम बड़ा बना के। अब देख, दिख रही है फिगर, लेट आ रही है। ठीक है, यहाँ भी एक रजिस्टर लगा है, उसकी वैल्यू की अभी बात कर लेते हैं। यहाँ भी एक रजिस्टर लगा है, यहाँ भी एक ध्रुव, वो जो मनमोहन सर नहीं थे जीडी कोचिंग वाले, वो जो वहाँ बैठ रहे थे, उनकी कल डेथ हो गई, कोरोना से हो गई भाई। वो वहाँ जाते थे अशोक विहार, हाँ अशोक विहार जाते थे पढ़ाने अपने साले के यहाँ पर, और उनके साले को हुआ, वो साला तो ठीक हो गया, उनकी डेथ हो गई कल। और अरे यार वो ठीक, अरे वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी, एजेड लोग की बात नहीं है, ऐसे तो यंग को भी बहुत कुछ हो रहा है। एज तो 55 56 थे, कोई कोई 56 के आसपास थी। उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, ना शुगर था, ना बीपी था, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, एकदम फिट थे। इसका पता नहीं चलता किसी के साथ क्या हो जाए, इसका यही चीज़ है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यही है। क्या यंग डॉक्टर्स नहीं, डेथ नहीं हुई, यंग डॉक्टर्स की भी हो जाती है। अच्छा चलो अब समझो, ये डायग्राम तुम्हारे सामने क्लियर है। देखो, यहाँ से सबसे पहले टोटल बैटरी से टोटल करंट, सबसे करंट बैटरी तो एक ही लगी है, करंट तो यहीं से चलेगा, एक्स एक्स करंट, ठीक है। एक्स करंट चल रहा है एक ब्रांच में, एक करंट यहाँ पर या जंक्शन, ए, इस जंक्शन में करंट डिवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन है, करंट कुछ डिवाइड हुआ, तो हमने हमने कुछ करंट किया ऊपर, ठीक है। आई थिंक हमने पिछली बार की तरह लेते हैं, यहाँ पर गया मान लो इस ब्रांच में वाई करंट,
तो बाकी बचा हुआ x का y ऊपर चला गया, तो बाकी बचा हुआ करंट नीचे वाली ब्रांच में चला गया। कितना गया नीचे वाली ब्रांच में बचा हुआ करंट? वो गया x माइनस वाई। ठीक है, चलो अब ए बी ब्रांच में y करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी फिर एक जंक्शन है, जंक्शन पे करंट को डिवाइड होना पड़ेगा। तो हमने माना कुछ करंट बी डी ब्रांच में फिर चला गया। कितना करंट गया? वो करंट गया वाई से, सॉरी वाई का कुछ पार्ट गया जेड, जेड करंट। ठीक है, वाई में से जेड बी डी में चला गया, तो बी सी में कितना गया? बचा हुआ, बचा हुआ कितना है? वाई माइनस जेड। ठीक है, अब बी डी में जेड करंट ऊपर से आ रहा है, ए डी की तरफ से एक्स माइनस वाई आया, ये जंक्शन आया, जंक्शन पर दोनों इनकमिंग करंट है, तो ये वाला करंट पक्का आउटगोइंग होगा। कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो, तो हमने ऐड किया तो वो बन गया एक्स माइनस वाई ए डी ब्रांच में और बी डी ब्रांच का जेड करंट, और दोनों के दोनों पहुंचे सी जंक्शन पर। सी पर फिर दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट करंट आउटगोइंग होगा, यहाँ से करंट बाहर आएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो तो माइनस वाई, वाई से कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, तो एक्स का एक्स करंट वापस बाहर आ गया। अब देख लो, इससे अच्छा नहीं बना सकता डायग्राम। देख लो, करंट का डिवीजन समझ में आ गया। सबसे पहले तुम्हारा स्टेप करंट का डिवीजन सही होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। ये 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, बाकी तुम्हें दिख रहे हैं 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, बैटरी 10 वोल्ट। चलिए अब किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। हमें एक लूप पकड़ना पड़ेगा सेकंड लॉ के लिए। हम ये वाला लूप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला लूप, ये वाला पाथ। हम इस रास्ते पे चलेंगे। कौन सा लूप? इन लूप ए बी डी ए, जहां से चले वहीं पर आना है। और किरचॉफ का सेकंड लॉ बोलता है लूप में हमेशा आई इंटू आर वी के इक्वल इन टोटल। दिखाता हूँ कैसे। चलिए ए बी ब्रांच में चलिए, कितना करंट दौड़ रहा है? कितना करंट दौड़ रहा है ए बी ब्रांच में? जल्दी बोलो यार। वाई करंट, वाई आई इंटू आर करना है तुम्हें। आर कितना है रास्ते में? 10 ओम, तो 10 वाई। अब दूसरी बात, प्लस या माइनस ये भी देखना पड़ेगा। तो देखो तुम ए टू बी जिस रास्ते जा रहे हो, क्या करंट भी हमारे साथ साथ उसी डायरेक्शन में चल रहा है? डायरेक्शन देखो, अगर चल रहा है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। अगर चल रहा है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। चल रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा रहा हूँ। वो बोलता है आई इंटू आर, जितने भी आ रहे हैं उनका उनका सम करते जाओ, और उस सम को जितनी भी वोल्टेज है या जितनी भी ईएमएफ है उसके इक्वल कर दो। चलो आगे चलो, अभी पहले आई इंटू आर को देखते हैं। अब हम घुस गए बीडी ब्रांच में। बीडी ब्रांच में करंट चल रहा है जेड, रजिस्टर है 5 ओम का, हमारे साथ साथ चल रहा है, तो पॉजिटिव 5 जेड। ठीक है, बोलो क्लियर। प्लस बी डी ए, अब डी से ए की तरफ चलेंगे, डी से ए की तरफ चलेंगे तो करंट चल रहा है इस ब्रांच में एक्स माइनस वाई। हम जा रहे हैं डी से ए, करंट आ रहा है ए से डी, उल्टा हो गया। रजिस्टर लगा है 5 ओम का, तो पहली बात तो साइन को चेंज कर दो, प्लस की जगह हो गया करंट, अब माइनस देना पड़ेगा। माइनस रजिस्टर कितना है 5, और करंट कितना चल रहा है एक्स माइनस वाई। प्लस माइनस समझ समझ में इज इक्वल टू, इसको इसमें घूम लिखना है समेशन ऑफ वी, वोल्टेज देखनी है बैटरी। इस लूप में दोबारा घूमो, कोई बैटरी लगी है, कोई वोल्टेज लगी है? आंसर है नहीं लगी, तो इक्वल टू में 0। इक्वेशन समझ में आ गई कैसे बनाई मैंने? बोलो बोलो, डाउट जल्दी पूछो। हाँ जी, ठीक है। देख लो, आप लूप में डी टू ए जा रहे हो और करंट की डायरेक्शन आपसे उल्टी है, तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। आप लूप देख लो, लूप का नाम देखो, लूप में कैसे घूमना है? ए टू बी, बी टू डी और डी ए। लूप का नाम देखो मैंने क्या लिखा है, ए बी डी ए, मतलब ए से बी से डी से ए। जो आपने यहाँ नाम लिख दिया, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन आपने बना रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। नोट कर ली? नोट कर ली तो मैं हटा रहा हूँ। अब दूसरा लूप पकड़ो।
वैसे इस इक्वेशन में देखो तीन तीन वेरिएबल है, तो कम से कम मुझे मुझे तीन लाने पड़ेंगे। तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, यानी कि तीन रास्ते। लो अब पकड़ते हैं एक और लूप। अब मैं लूप ले रहा हूँ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो ये लूप पकड़ लेते हैं, ये वाला। क्या नाम है लूप का? इन लूप। आपने कौन सा रास्ता रास्ता से आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई फिक्स नहीं है, बट कोशिश करो ज़्यादातर आप लूप सिलेक्ट करो जिसमें ज़्यादातर करंट करंट पॉजिटिव मिले आपको, कि सारा ही उल्टा जा रहा, बिल्कुल उल्टा। चलो चलो इस लूप में आ जाओ। बी टू सी कितना करंट जा रहा है, जल्दी देखो। बी टू सी चले, कितना करंट है? कितना है? वाई माइनस जेड। और रजिस्टर कितना लगा हुआ है? 5 ओम का। तो आई इंटू टू करना है नेगेटिव करंट को। आदित्य जल्दी बताइए। आदित्य आप पॉजिटिव, क्योंकि हमारा डायरेक्शन चल रहा है प्लस। आ जाइए अब सी टू डी चलिए, कितना करंट है? ये रहा। ठीक है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव? पॉजिटिव क्या नेगेटिव? नेगेटिव 10 रजिस्टर, और करंट है एक्स माइनस वाई प्लस जेड। प्लस अब डी टू ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, नहीं बी सी डी बी था, सॉरी, यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना। बी सी डी बी में चल रहे हैं हम तो। अच्छा डी टू बी चलिए, कितना करंट दौड़ रहा है इस ब्रांच में? जेड, हमारे से उल्टा। ये देखिए बी टू डी करंट हम जिस डायरेक्शन उसे उल्टा चल रहा है, और रजिस्टर लगा -5, तो -5 इंटू जेड इक्वल टू, दोबारा से लूप में घूमे, कोई वोल्टेज या कोई बैटरी है? नहीं है जी, जीरो। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आ गई। पर यहाँ तीन वेरिएबल है, मुझे एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, तो मुझे एक लूप और पकड़ना पड़ेगा इससे अलग। अब आपकी मर्जी, आप ए बी सी डी ए पढ़ो बाहर के बाहर, लेकिन कम से कम एक लूप आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें लगी हो। तो हम एक बैटरी वाला लूप ढूंढते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट का भी कोई नाम रख लेते हैं, और उनके हिसाब से एक बैटरी का लूप पकड़ लेते हैं। ए बी सी डी रख लिया, तो ई एफ रख लेते हैं। लूप मतलब जहाँ से शुरू वहाँ से चलो। तो अब हम एक लूप यहाँ से बनाते हैं। ई ए बाहर बाहर निकल जाते, ज़्यादा अंदर नहीं जाते। ए टू डी, डी टू सी, सी टू दिस लूप कंप्लीट। क्या नाम बताओ लूप का? एक जरूर ले लें। ई ए डी सी एफ, और वापस ई पर आना है। चलिए 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 जल्दी चलिए। इस ब्रांच में करंट कितना दौड़ रहा है? एक्स करंट। हमारे साथ साथ रजिस्टर कितना आया? 10 ओम। तो 10 एक्स प्लस, ये कौन सी ब्रांच हो गई? ई टू ए हो गई। अब आ गई ए टू डी। ए टू डी में करंट कितना दौड़ रहा है? एक्स माइनस वाई। हमारे साथ साथ रजिस्टर कितना लगा है? 5 ओम का। तो 5x माइनस वाई प्लस, फिर कौन सी ब्रांच आई? डी टू सी। करंट कौन सा दौड़ रहा है? एक्स माइनस वाई प्लस जेड, हमारे साथ साथ। तो 10 लगाया एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर उसके बाद इस ब्रांच में आ गए, वापस करंट, ब्रांच एक ही तो करंट एक ही, एक्स ही चल रहा है। तो ये तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, रजिस्टर कोई नहीं है। इक्वल टू में इस में घूमे। अब इस लूप में एक ही बैटरी है 10 वोल्ट, और हम बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर आते हैं वही साइन लिया जाता है। हम यूं घूमते हुए आए और बैटरी के प्लस टर्मिनल से बाहर निकले, तो पॉजिटिव में 10 लिया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखनी है। बैटरी के आप जिस टर्मिनल से बाहर निकलते हैं वही साइन बैटरी के लिए लिया, टर्मिनल वोल्टेज के लिए लिया जाता है। तो 10 ले लिया। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं। इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लीजिए। जब आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो करंट जो इस ब्रांच में चल रहा है। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस ब्रांच में जो करंट करंट चल रहा है, इस ब्रांच में। जेड इस ब्रांच का करंट आ जाएगा। आप पूरे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं।